वेलकम स्टूडेंट। देखिए आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट लेसन ह्यूमन आई को पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लें। वी सी मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, जैसे कि रेनबो है या कलरफुल बटरफ्लाई है या फिर आप कहें फॉरेस्ट है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, या जो भी चीज़ है आप आसपास जो कलरफुल वर्ड देख रहे हैं वो क्या है। वट एनेबल अस टू सी दिस थिंग। ये सभी चीज़ें देखने के लिए क्या है हमारे पास? आई एंड लाइट। किस चीज़ से हम ये देख पा रहे हैं? आँख से और लाइट से हम ये सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। नो लाइट नो साइट। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आवर आइज। हम इस लेसन में हमारी आई के बारे में पढ़ेंगे एंड सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, और लाइट की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गुण के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हैविंग टू आइज, दो आंखें हैं। द ह्यूमन बींग हैज़ हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विद वन आई। अगर हम एक आँख की बात करें, एक आँख से, जैसे कि ये आँख है, एक आँख से हम 150 डिग्री ही देख सकते हैं, 150 डिग्री तक देख सकते हैं। और दोनों आँखों से हम क्या है 360 डिग्री, वो सॉरी 360 नहीं 180 डिग्री, हम दोनों आँखों से 180 डिग्री देख सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग हैव टू आई एट द फ्रंट ऑफ हेड। हमारे जो ह्यूमन बींग में जो आँखें हैं वो फ्रंट ऑफ द हेड है, हेड के सामने है। सो देयर फील्ड ऑफ व्यू लिमिटेड, जिसके कारण हम एक लिमिटेड रेंज में ही देख सकते हैं, जो कि 180 डिग्री है, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल में हम देख सकते हैं। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, डियर, चिकन, फिश, इनकी आंखें क्या होती है अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड, हेड के अपोजिट साइड में होगी, एक इधर एक इधर, जिसके कारण ये वाइडर एरिया देख सकते हैं, ये 360 डिग्री तक देख सकते हैं। ठीक है। बर्ड्स हैं वो क्या है 360 डिग्री तक देख सकते हैं। गिफ्ट ऑफ विजन, गिफ्ट ऑफ विजन क्या है भाई? आँखों जो हम जो देख रहे हैं, जो हम ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये क्या है? गिफ्ट है। हम कह सकते हैं ये गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है। एनी पर्सन ऑफ एनी एज और सेक्स कैन डोनेट आई। हम क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी मेल या फीमेल या किसी भी एज का है, वो अपनी आँखों को डोनेट कर सकता है। तभी हम कह सकते हैं गॉड ने हमें आँखें दी है, बट हम भी इसको एज ए गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं। जिनकी आँखें नहीं हैं उनको भी हम दिखा सकते हैं। पीपल हु वेयर स्पेक्स कैन आल्सो डोनेट, जो स्पेक्स पहनते हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं, ये नहीं कि उनकी आँखें डोनेट नहीं हो सकती। इवन पीपल हैविंग एलिमेंट्स सच एज, कुछ ऐसे पीपल जिनके ये कुछ डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैन आल्सो डोनेट, ये भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज इन्फेक्टेड और डेड डिजीज है, यानी कि हु वर इन्फेक्टेड और डेड बिकॉज डिजीज सच एज, जो इन बीमारियों से ग्रस्त है, एड्स, हेपेटाइट्स बी एंड सी, रेबीज, ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा, इन सभी चीज़ों से जो अगर ग्रस्त हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकते। आफ्टर डेथ आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर। डेथ होने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर ही क्या है इसको डोनेट कर, यानी कि हमारे बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई क्या है? हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। ये क्या है? एक रफली स्फेरिकल शेप है, रफली स्फेरिकल यानी कि थोड़ा सा स्फेरिकल जैसा है, इसलिए हम रफली स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल होता तो ये ऐसा होता, ये बाहर जो निकला हुआ है ये रफ स्फेरिकल टाइप में हम कह सकते हैं। अब इसके पार्ट्स देखिए, ये जो आउटर पार्ट है ये कॉर्निया है, उसके अंदर ये आइरिस, आइरिस के यहाँ पे प्यूपिल है, ये लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है, और इसके अंदर एक्वेरियस होमर भरा हुआ है, एक तरह से लिक्विड,
यहाँ पे वट्रेरियस होमर भरा हुआ है, लिक्विड है यहाँ पे भी। ये क्या है, यहाँ पे ये रेटिना है, ये रेटिना है, और ये ब्लाइंड स्पॉट, ये यहाँ से क्या है, नर्व्स हमारी ब्रेन तक पहुँचती हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया, सभी के फंक्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया लाइट मेनली फॉल ऑन द कॉर्निया, द वाइट क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। आँख का जो सामने का जो सफ़ेद रंग का जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो क्या है, कॉर्निया है, और लाइट यहीं पे आती है। आइरिस, iris of the eye control the amount of light entering the eye by automatically adjusting the size of pupil। आइरिस क्या करती है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट आई के अंदर एंटर होनी चाहिए, या फिर हम कहें ये क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, साइज को कम ज़्यादा करती है। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स द कलर। जो आँखों का रंग होता है वो भी आइरिस के कारण होता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, जो भी कलर होता है, ग्रे, वो है क्या है, आइरिस है। ये वाला अगर आपको पर्पल कलर का जो पार्ट दिखाई देता है ये आइरिस है। ये क्या करता है, इस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है, इस प्यूपिल के साइज़ को कम या ज़्यादा करेगी, डिपेंड करता है लाइट की अमाउंट पे। उसके बाद है प्यूपिल। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब ये प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल करेगा, और प्यूपिल क्या करता है कि कितनी लाइट अंदर एंटर होनी चाहिए। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, अगर कम है तो बढ़ जाएगा, और ये कौन करेगा, आइरिस करेगा। अब लेंस क्या है, द आईज क्रिस्टलाइन कन्वेक्स शेप्ड लेंस, यानी कि लेंस क्या है, कन्वेक्स शेप का है, कन्वेक्स शेप का है। ये देखिए कन्वेक्स है। उसके बाद है लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, जो कि प्यूपिल के पीछे, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे है ये। उसके बाद है इट फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। लेंस का काम क्या है, जो भी लाइट आई है उसको क्या करेगा, फोकस करेगा रेटिना के ऊपर। ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। सिलेरी मसल्स का क्या काम है, सिलेरी मसल्स, द लेंस इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय द सिलेरी मसल्स। जो लेंस है ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, यानी कि इसको दबाएगा और इसको छोड़ेगा, ये किसके कारण, ये कौन करेगा, सिलेरी मसल्स। इससे क्या होगा, इससे लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट होगी, फोकल लेंथ वेरी करेगी बार बार। जैसे कि अगर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इसको दबा देगा, तो इसकी क्या फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये इसको खींच लेगा, रिलैक्स कर देगा, तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट करती है फोकल लेंथ की। रेटिना क्या है, रेटिना द लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। और वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स विच कन्वर्ट द ऑप्टिकल इमेज टू द सिग्नल। ये बहुत ही छोटे छोटे हम कहें सेवरल नर्व सेल से बनी हुई है, जो क्या करते हैं, या सेंसिटिव सेल से बनी हुई है, जो क्या करती है, ऑप्टिक इमेज या ऑप्टिक एनर्जी को सिग्नल में कन्वर्ट कर कर कहाँ भेजते हैं, लाइट एनर्जी को सिग्नल में कन्वर्ट कर कर ब्रेन के पास भेजती है ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, या इम्पल्स की फॉर्म में ये भेजते हैं। नर्व सेल जो हैं ये दो तरह की होंगी रेटिना में, कोन एंड रोड। अब कोन क्या है, कोन विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ज़्यादा लाइट को सेंसिटिव है, यानी कि उसको सेंस करती है। हेल्प अस रिकॉग्नाइज कलर, ये क्या है, कलर को रिकॉग्नाइज यानी कलर को पहचानने में काम करती है। डिफेक्ट ऑफ कोन, अगर कोन का डिफेक्ट हो जाता है, कोन सेल काम नहीं करता है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, क्योंकि उसको कलर नहीं पहचान सकता। कौन सेल क्या करती है, कलर को आइडेंटिफाई करवाती है। अगर ये काम नहीं करेगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इससे क्या है कि वो पर्सन कलर की आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा दो कलर्स के बीच में, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, मीन्स माता पिता से, यानी कि वंश से एक दूसरे वंश में जाती है, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज है या एक हम डिफेक्ट है, ये ट्रांसमिट होता रहता है।
रोड क्या करेगी, रोड लेस सेंसिटिव लाइट को मतलब डिम लाइट को सेंसिटिव करेगी, इसलिए ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाने के लिए काम करता है। नाइट ब्लाइंडनेस वो इसी के कारण होती है, अगर रोड सेल काम नहीं करेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इट मीन्स कि उसको जैसे जैसे अंधेरा होगा, क्योंकि ये क्या है, डिम लाइट को सेंस करती है, जैसे ही शाम होई अंधेरा होगा तो लाइट तो कम होगी, लाइट कम होगी तो ये सेल क्या है, डिम लाइट को सेंस ही नहीं कर रही है, सेंस नहीं कर रही है तो रात को उसको दिखाई नहीं देगा। हम अंधेरे में देखते हैं ना, हमें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, ये इसी रोड सेल के कारण। अच्छा, ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन इसमें क्या करेगा, जो मैसेज ऑप्टिक नर्व लेके गया है उसको उसको डिकोड करेगा, अगेन इन्वर्ट द इमेज, डिकोड द सिग्नल एंड सी द इमेज, और उसको डिकोड कर कर हमें इमेज के बारे में बताएगा। एक्वेरियस ह्यूमर, जो कि द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस और कॉर्निया के बीच में ये भरा हुआ होता है। और वेटेरियस ह्यूमर, ये जो है आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जो ट्रांसपेरेंट जेली की तरह काम करता है। एक तरह से ये दोनों ही क्या है, वहाँ पर मॉइस्चर को बना के रखते हैं ताकि वहाँ पर आई पार्ट जो है वो श्रिंक ना हो, वो सिकुड़े ना। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, दे आर नो रोड और नो कोन, ऐसी जगह जहाँ पे रोड और कोन दोनों ही सेल्स नहीं है, जिसके कारण सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, जिसके कारण क्या वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं या ब्लैक स्पॉट भी कह देते हैं। येलो स्पॉट इज ए लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना, ये रेटिना के बिल्कुल सेंटर में होता है। इट हैज़ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसके कारण सबसे क्लियर जो हमें दिखाई देता है वो येलो स्पॉट पे दिखाई देता है। उसके बाद है persistence of vision, the impression of an image does not vanish immediately from retina, the persist there फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड, यानी कोई भी इमेज जो बनती है हमारे रेटिना के ऊपर, वो ऐसे नहीं है कि बनते ही डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये बार हमारे रेटिना के ऊपर 16 यानी 1/16 सेकेंड तक क्या है वहाँ पे बनी रहती है, वहाँ पर सेव रहती है, उसके बाद ये डिलीट हो जाती है। उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, कि आँखों की क्षमता क्या करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ऑफ ए क्रिस्टलाइज लेंस सो एज टू फोकस नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर ऑन द रेटिना, जिसके कारण क्या है कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रेटिना के ऊपर, उस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। कोई भी लेंस है, जैसे ये लेंस है, इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी इसकी पावर को एडजस्ट करना, फिर एकदम से यहाँ गया तो एडजस्ट करनी, यहाँ चला गया तो एडजस्ट करनी, ये एबिलिटी क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, और हर बार इमेज क्लियर बने, ये क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है। उसके बाद है व्हेन viewing ऑब्जेक्ट विच आर नियर बाय द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के नज़दीक आ रहा है तो हमारी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, द लेंस बिकम थिकर, जिसके कारण लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा होने के कारण क्या हो जाएगा, तो मोर कन्वेक्स शेप यानी कि हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद द इमेज अगेन फॉल ऑन द रेटिना, तो भी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर ही बनेगी। उसके बाद नोट डैट हेयर द आई इज अकोमोडेटिंग बाय टेकिंग ए थिकर शेप सो डैट इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण ऐसा है कि पावर फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो भी इमेज रेटिना के ऊपर ही बन रही है।
व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट विच आर फॉर अवे, जो दूर के ऑब्जेक्ट है तो स्लेरी मसल्स एक्सपेंड हो जाएगी, अपने आप को खींच लेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो थिनर हो जाएगा। लेंस थिनर होने की वजह से या रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, ये लेस कन्वेक्स शेप में होगा, जिसके कारण फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द इमेज अगेन फॉल ऑन द रेटिना, फिर से इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी। नोट दैट हेयर द आई इज अकोमोडेटिंग बाय टेकिंग थिनर शेप, सो द इमेज फॉल ऑन द रेटिना। ये भी पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण ही ऐसा हुआ है। उसके बाद है हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट, यानी कि ये कह रहा है एक फोकल लेंथ है किसी भी आई की, कैन नॉट रिड्यूस बिलो द सर्टेन मिनिमम लिमिट, यानी कि उस लिमिट से और कम नहीं हो रही है फोकल लेंथ। इफ़ यू रीड ए बुक वेरी क्लोज टू आई, जिसके कारण क्या है, आपको नज़दीक लेके आ रहे हैं तो वही इट विल अपीयर ब्लर, जिसके कारण आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी मोस्टली डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कि ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा डिस्टेंस, उसके नज़दीक अगर आप अपनी आँख के नज़दीक चीज़ कोई लेके जाएंगे तो आपको ब्लर दिखाई देगी, या फिर आपकी आँखों पे बहुत ही प्रेशर आएगा। ऐसा पॉइंट उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है जिसको हम नियर पॉइंट भी कह देते हैं। फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट अबाउट 25 सेंटीमीटर, अगर नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर है, अगर इससे नज़दीक हम लेके जाएंगे तो हमें ब्लर दिखाई देगा। अच्छा, अब फार पॉइंट की बात करें तो द farthest point up to which the eye can see object clearly is called far point, and the far एक normal eye का far point क्या है, infinity होता है। ये क्या फार पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ विजन। अब आँखों के कुछ डिफेक्ट होते हैं, दिख नहीं रहा है सही, क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो डिफेक्ट्स होते हैं। उसको करेक्ट कैसे किया जाए, उसको करेक्ट हम स्पेशली लेंस यूज करके ही करते हैं, स्पेक्स या हम कोई भी लेंस यूज करके हम उसको करेंगे। अच्छा, अब ये डिफेक्ट कौन कौन से हैं, दे आर द 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट का मतलब या तो नज़दीक जा रही है या दूर जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। रिफ्लेक्ट अलग है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो रही है लाइट। तो ये 3 कॉमन डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट है मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी कहें, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस और प्रेस बायोपिया, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखिए मायोपिया क्या है, नियर साइटनेस जिसको कहें, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको पास का तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई ना दे, कैन नॉट सी फार अवे, दूर का उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर, पास का उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज नियरर देन इन्फिनिटी, फार पॉइंट क्या है उसका, इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी होता तो वो ठीक होता, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के आसपास है, उसको हम कहेंगे मायोपिया। नाम से पता चल रहा है, नियर साइडनेस, नज़दीक का उसको क्लियर दिखाई दे रहा है। मायोपिया छोटा सा नाम है तो थोड़ा सा नज़दीक का ही दिखाई देगा उसको। उसके बाद है ये क्यों होता है, अगर हम बात करें ये एक नॉर्मल आई है, अगर हम बात करें एक नॉर्मल आई है तो उसका जो है वो यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, लेकिन अगर उसको मायोपिया है तो उसको क्या हो रहा है, उसको रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन रही है, रेटिना से पहले ही कहीं इमेज बन रही है। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। ये आपकी आई का जो लेंस है ये हाई पावर कन्वर्जिंग हो गया है, यानी कि पहले जितनी कन्वर्जिंग कर रहा था जितनी पावर से, उससे अब ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर है, जिसके कारण ये पहले ही कन्वर्ज कर रहा है।
या फिर क्या हो गया है, ड्यू टू द आई बॉल बींग टू लॉन्ग, जिसके कारण आई बॉल आपकी बड़ी हो गई है। यहाँ तक पहले आई बॉल थी, अब ये क्या होगी, इतनी बड़ी होगी, जिसके कारण ये रेटिना दूर चला गया। अब इसके लिए क्या किया जाए। द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना, यानी कि ये रेटिना के सामने बना रहा है लेकिन रेटिना के ऊपर नहीं बना रहा है। तो इसमें के लिए क्या किया जाए, डिफेक्टेड इज करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, इसके लिए हम कनकेव लेंस यूज करेंगे। सच दैट लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना, जिसके कारण ये क्या है, रेटिना के वापसी ऊपर कर देगा। अब ये वाला लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मीन्स ये लेंस आई के इस पावर को कन्वर्जिंग करने की पावर को कम कर देगा, कन्वर्जिंग करने की पावर को कम कर देगा। क्योंकि ये कन्वर्जिंग तो पहले कर रहा था, ज़्यादा कन्वर्जिंग कर रहा था, तो हमने एक ऐसा लेंस लगा दिया जो डाइवर्ज कर रहा है। तो ये जितने भी कन्वर्जिंग पावर थी उसमें से ये कुछ डाइवर्जिंग पावर माइनस हो जाएगी, तो जिसके कारण इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। कम होने की वजह से क्या है, ये कन्वर्ज कम करेगा, कन्वर्ज कम करेगा तो ये रेटिना के ऊपर इमेज इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मायोपिया था, यानी कि इसका करेक्शन कैसे किया हमने, कौन सा लेंस लगाकर, कनकेव लेंस यूज करके। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटनेस भी कहें, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी कि इसमें दूर का हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, फार यानी दूर का, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है दूर का। ठीक है, इसमें हमें नज़दीक का क्लियर दिखाई नहीं देगा। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि नियर पॉइंट क्या होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पे उसको सही दिखाई देना चाहिए था। लेकिन अब उसका नियर पॉइंट फॉर एग्जांपल 50 पे चला गया, तो अब ये वाला जो बीच वाला है ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसको ऐसा कोई लेंस लगाना पड़ेगा जो 25 सेंटीमीटर पे उसको दिखा दे। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, ये इस जो है सिलेरी मसल्स जो वीक हो जाती है, वीक होने के कारण ऐसा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से क्या है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये क्या कारण है, अभी इसका हम देखें, इसमें क्या है, कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे न करते हुए पीछे जा रहा है कन्वर्ज करने, यानी कि बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज कर रहा है। आई बॉल छोटी हो गई, आई बॉल पहले उसकी इतनी थी, अब वो छोटी होने की वजह से कन्वर्जिंग वहीं हो रही है, लेकिन बॉल छोटी होगी तो ये रेटिना आगे आ गया। ये दो कारण हो सकते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाया जाए। क्यों, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम हो गई है। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई कन्वर्जिंग लेंस इसको देना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, जिसके कारण ये वापसी सही हो जाएगा। अब प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया देखिए, प्रेस बायोपिया द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिसके कारण हमारी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हम प्रेस बायोपिया कहेंगे। इसमें क्या होता है, स्लेरी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी, जिसके कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। Sometimes a person may suffer from the both नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है, या हम कहें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो जाती है। तो ऐसे में एडवाइज की जाती है बायफोकल लेंस की। बायफोकल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसमें लोअर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो कन्वेक्स लेंस होगा, और अपर पार्ट जो होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। इसमें क्या होगा, जो लोअर पार्ट है या फिर हम कहें जो कि कन्वेक्स पार्ट है वो नियर विजन के लिए होगा, नज़दीक देखने के लिए, नज़दीक यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, उसमें हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और दूर देखने के लिए हम कनकेव लेंस यानी कि अपर लेंस का यूज़ करते हैं, उसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लेंस को हम बायफोकल लेंस कहते हैं। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव आई का जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं हम
कॉन्टैक्ट लेंस से भी, और या फिर हम कोई सर्जरी प्रोसीजर से भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टिव से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट में भी कुछ हमने पढ़ा है, क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिया एक नोमेरिक है कि एक मायोपिया पर्सन का फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है इन द फ्रंट ऑफ आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, कि किस नेचर ये का उसको लेंस चाहिएगा और कैसा उसमें क्या प्रॉब्लम है और किस लेंस से वो ठीक होगी और कितने पावर का लेंस उसको चाहिए है। तो देखिए, अगर मायोपिया पर्सन है तो क्या होता है, मायोपिया में क्या होगा, उसको नज़दीक का दिखाई देता है, जैसे ये आई है उसको यहाँ तक का दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर का, लेकिन उसको दूर का इन्फिनिटी दिखाई नहीं देता है। तो क्या हो रहा है, उसको 80 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। 80 सेंटीमीटर का इमेज मतलब उसकी 80 सेंटीमीटर पे बन रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब यू जो है और कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, तो ये यू जो है आपका इन्फिनिटी हो जाएगा मायोपिया के केस में। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें निकालनी है, लेंस फॉर्मूला हमने लगाया, लेंस फॉर्मूला से वन वी के आपका -80 क्योंकि फ्रंट ऑफ लेंस है ये। 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 यानी कि 1/-80 इज इक्वल टू में 1/f, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर। माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लेंस लग रहा है, कनकेव लेंस लग रहा है। तो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो -0.8 मीटर, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो है का फॉर्मूला आता है 1/f, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में ही ली जाती है हमेशा। तो फोकल लेंथ आप मीटर में लेंगे तो पावर ऑफ लेंस आपका यहाँ पे आ जाए -1.25 डायोप्टर। डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड है एक हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड है नोमेरिक। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया पर्सन इज 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट, यानी कि हमें बताना है एक हाइपरमेट्रोपिया पिक पर्सन है जिसको नियर पॉइंट कितना है, 1 मीटर। अब ये आई है, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, बट हाइपरमेट्रोपिया में उसको दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं। नज़दीक का उसका कितना होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर, लेकिन है नहीं, उसको दिखाई कहाँ तक दे रहा है, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक उसको दिखाई दे रहा है। बट उसको यहाँ तक का दिखाई देना, इमेज यहाँ हो तो भी उसका दिखा नहीं चाहिए, यानी कि यू जो है 25 होगा और वी आपका ये दे रखा है। यहाँ से आपका दोनों ही माइनस, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव और वी जो है वो क्या है, फ्रंट ऑफ द लेंस है, इसलिए हम माइनस का लेंगे। यहाँ से ये हमने फॉर्मूला लगाया, ये माइनस प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/100 इक्वल टू में 1/f आ जाएगा। f की वैल्यू 100/3 सेंटीमीटर, यानी कि 33.3 सेंटीमीटर। अब f जो है वो आपका प्लस में है, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस इसमें यूज हुआ है। फोकल लेंथ क्या है, मीटर में होती है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.33 मीटर, और यहाँ से आपका पावर ऑफ लेंस आ जाएगी 1/0.33, यानी कि 3.0 या 3 डायोप्टर जो है आपका पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। आगे है रिफ्रैक्शन थ्रो ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगी। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा हम देखें। अब फिगर शो ए ट्रायंगुलर प्रिज्म विद 2 रेक्टेंगुलर बेस, 2 रेक्टेंगुलर बेस, एक ये रहा और एक ये पीछे है, एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेस। ये 3 जो है रेक्टेंगल है, ये एक ये रहा और एक इसी के नीचे होगा, ये रेक्टेंगल है। अब क्या है, द सरफेस आर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये क्या है, 60 डिग्री होंगे सारे ही। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगी, देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इट बेंड, जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी। उसके बाद है
दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमें पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास सरफेस ए बी, यहाँ से ए बी सरफेस पे क्या है, लाइट गई। ऑन हीटिंग द सरफेस ए बी इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, अब इसमें नॉर्मल की तरफ जाएगी, ये बैंड हुई तो इसका ये नॉर्मल ये है, ये क्या है, नॉर्मल की तरफ जाएगी। कोई भी है इसमें क्या है, लाइट जब अंदर रेयर्स टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल के नज़दीक जाती है। उसके बाद एट ए सरफेस ए सी द लाइट रे मूव्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास टू एयर इट बैंड अगेन, ये क्या है, फिर से अब जब यहाँ से यहाँ आएगी, ग्लास टू एयर आएगी, फिर से ये बैंड होएगी। उसके बाद है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ इमर्ज आर शो इन द फिगर, इसमें क्या है, इस फिगर में दिखाया गया, देखिए ये जो है दिस इज ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अच्छा उसके बाद यहाँ से ये जो है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ ई लिखा हुआ, ये इमर्ज्ड है। और क्या है आपका ये जो ये वाला एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या आपका एंगल ऑफ आर है, ठीक है। यानी कि पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है, ये पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्ज्ड रे है, ठीक है। क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव है, और आर एस क्या है, इमर्ज्ड है। तो इनके ऊपर जो एंगल बनता है वो यही एंगल होंगे। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब कहीं पे भी अगर डिस्पर्जन आ रहा है इट मीन्स वो कलरफुल से रिलेटेड है, उसमें 7 कलर्स इन्वॉल्व है। वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट के अंदर क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं, ये हम एक प्रिज्म के उसके थ्रू देख सकते हैं। सनलाइट और वाइट लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वो 7 कलर कौन से हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स है। व्हेन द वाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म वी कैन सी इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर, ये जब प्रिज्म के अंदर से पास की जाएगी लाइट तो हम ये 7 कलर्स देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इस ये 7 कलर्स में डिवाइड होना, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ईच कलर इन द रिफ्रैक्टेड और डाइवर्टिंग बाय डिफरेंट एंगल, हर कोई एक अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इनके बीच में एंगल अलग अलग हैं। वॉयलेट बैंड डाइवर्ट द मोस्ट, वॉयलेट जो कलर है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हुआ, क्योंकि इसको जाना ऐसे चाहिए था, सबसे ज़्यादा डाइवर्ट कौन सा हुआ है, वॉयलेट हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद बात करें रेड की, रेड सबसे कम हुआ है, देख लीजिए सबसे कम एंगल है। अच्छा, स्प्लिटिंग अप वाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म, दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये 7 कलर्स में डिवाइड होना ही क्या है, डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ये किसके कारण होता है कि अलग अलग स्पीड की जब लाइट ग्लास के अंदर से पास होती है तो ये डिस्पर्जन हो जाता है। अच्छा, अब न्यूटन फर्स्ट डिस्कवर दिस एंड देन पास दिस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, सबसे पहले न्यूटन ने ये देखा और न्यूटन ने ये प्रिज्म से पास करके देखा। दिस प्रूव डैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबग्योर, जिससे उसको पता चला कि ये विबग्योर जो है 7 कलर्स है। अब है अगर हम एक प्रिज्म को हमने इस तरह से लगाया और एक हम इसका अपोजिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये 7 कलर वापसी क्या है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट, रिकम्बिनेशन यानी कि फिर से ये जो लाइट स्प्लिट हुई थी इसको फिर से कंबाइन कर दिया, इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय द यूजिंग ऑफ 2 प्रिज्म्स, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे बनता है इंद्रधनुष। द रेनबो इज ए आर्च ऑफ 7 कलर्स visible in the sky which is produced by the dispersion of sun's light by रेन ड्रॉप इन द एटमोसफेयर, ये भी 7 कलर ही दिखाई देते हैं स्काई में, किसके कारण, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट
का डिस्पर्जन, अब यहाँ पे डिस्पर्जन कौन कर रहा है, रेन ड्रॉप्स कर रही है, और डिस्पर्जन रेन ड्रॉप्स कर रही है, इट मीन्स रेन ड्रॉप क्या काम कर रही है, एक प्रिज्म का काम कर रही है। अच्छा, उसके बाद द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, ये एक नेचुरल 7 कलर है, एक तरह से स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट है। द रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सनशाइन, ये कब बनता है, जब सनशाइन करता है। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन, ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि अगर सन इधर है तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि सनलाइट जैसे इधर आएगी इसके ऊपर ये एक रेनबो बनाएगा, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट हो जाएगा। ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज ए टीनी ग्लास प्रिज्म, हर एक जो है वो एक ग्लास प्रिज्म का काम करता है। अब ये कैसे होगा, यहाँ से वाइट लाइट आई इस रेन ड्रॉप के अंदर, अब रेन ड्रॉप के अंदर जब आती है तो क्या होगा, ये एक ग्लास है तो रेयर टू डेंसर जाएगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई और यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड होगी, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये क्या है, इसके आर पार नहीं निकली, इससे टकरा कर ये वापसी आ गई, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि एक रेनबो बनाने में रेन ड्रॉप क्या क्या रोल प्ले कर रही है, रिफ्रैक्शन का भी, डिस्पर्जन का भी, और टोटल रिफ्लेक्शन का भी काम कर रही है ये। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यूज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उसके कारण लाइट का रिफ्रैक्शन होना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि बहुत सी लेयर्स हैं, वो लेयर्स में बहुत सी गैसेज हैं, जिसके कारण क्या है, ये लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कुछ बहुत से फिनोमिना होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसी के कारण होता है। अगर हम देखें एक्चुअल में पोजीशन ये है स्टार की, लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है, किसके कारण, क्योंकि इसके बीच में बहुत से पार्टिकल्स आ गए, जिसके कारण ये लाइट हमारे तक पहुँचते हुए ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें ये यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें दिखाई देता है। द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सच डैट हैज़ इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के कारण क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये बार बार हमें हिलता हुआ या चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद है व्हेन स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज मल्टीपल रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीच द अर्थ, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, कभी ये इधर चला जाए, कभी ऐसे ऐसे ही रिफ्रैक्टेड होते हुए हमारे तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें ये हिलते हुए दिखाई देते हैं या ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, जिसके कारण द सन स्टार लाइट बैंड टू डाउनवर्ड, जिसके कारण ये क्या है, जो स्टार लाइट है वो बैंड हो जाती है डाउनवर्ड टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ जाएगी, जिसके कारण देयरफॉर द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली हायर, जिसके कारण ये हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है एक्चुअल पोजीशन से। आल्सो दिस अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट फिक्स, जिसके कारण ये, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण बार बार हवा मूव कर रही है, जिसके कारण क्या है, ये हमें फिक्स नहीं होता इसका पोजीशन, जिसके कारण इट कैप ऑन द चेंजिंग स्लाइटली सिंस द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द अर्थ कीप वेरिंग, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है गैसेज हैं, एयर है, डस्ट पार्टिकल है, वो वेरी करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता रहता है, जिसके कारण वो हमें स्लाइटली चेंज होते दिखाई देते हैं। बट हाउ एवर द स्टार आर ए डिस्टेंट डेट दे अपीयर फिक्स टू द नेक्ड आइज, लेकिन हमें ये स्टार जो है इतनी दूर है, जिसके कारण हमें ये एक जगह पे ये फिक्स दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिक्स होते नहीं हैं, ये हिलते हैं, जिसके कारण हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, बिकॉज बिगर इन साइज, उनका साइज बड़ा है, और ये क्या है, हमारे अर्थ के नज़दीक है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स एनर्जी, इनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी के पॉइंट ज़्यादा हैं, हर तरफ से इनके पास लाइट आती है, जिसके कारण क्या ये चमकते नहीं है।
अर्ली सेट एंड डिले सनराइज, यानी कि एक्चुअल में जो सन है वो हमें कुछ पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है और कुछ बाद तक हमें दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में कोई भी चीज़ हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से उठी हुई दिखाई देती है। जैसे आप एक गिलास में अगर एक सिक्का डाल दें तो वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है, एक्चुअल में वो ऊपर दिखाई देता है स्लाइटली। तो सन एक्चुअल में है यहाँ पे और बीच में बहुत से एटमॉस्फेरिक लेयर आने की वजह से ये यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्शन हुई। रिफ्रैक्शन होने की वजह से सन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया है। तो ये ही कारण है कि हमें कुछ देर पहले तक दिखाई देता है और कुछ देर सन सेट होने के बाद भी हमें यहाँ दिखाई देता है। Atmospheric refraction is the same reason that the sun is seen about 2 minutes before actual sunrise and seen for 2 minutes after sunset। यानी 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है, 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। The actual position of the sun is slightly shift from the actual position of the sun। यानी एक्चुअल पोजिशन तो ये है लेकिन थोड़ा सा हमें ऊपर उठा दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ये 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये भी रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या क्या फिनोमिनाज हैं? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, कि लाइट जो है वो एक लाइट आई वो बहुत सी डायरेक्शन में फैल जाना, बिखर जाना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। और इसके कारण क्या आता है, टेंडल इफेक्ट भी स्क्रैटिंग ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा बंद कमरे में कहीं छेद से जो लाइट आती है उसमें कुछ पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी मल्टीपल पार्टिकल्स सच एज स्मोक, वाटर ड्रॉप्स, डस्ट। यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीज़ें हैं, वाटर ड्रॉप्स भी है, स्मोक भी है, डस्ट भी है, गैसेस भी है। When a beam of light strike these fine particles, जैसे ही लाइट इनसे टकराती है, द पाथ टेकन बाय द बीम बिकम विजिबल, जिसके कारण हमें वो विजिबल दिखाई देते हैं, पाथ उसका चलता हुआ दिखाई देता है रास्ता। लाइट गेट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूसली बाय दीज पार्टिकल एंड देन रीच अस, और इन्हीं पार्टिकल्स के कारण वो कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा कर इधर उधर बटन मतलब एक तरह से मुड़ रही है, बैंड हो रही है, तो ये ऐसे बैंड होते हुए हमारे तक पहुंचती है। दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। इसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। टेंडल इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाई वी सी द स्काई एज ब्लू। इसी के टेंडल इफेक्ट के कारण ही क्या है, हमें आसमान नीला दिखाई देता है। फॉरेस्ट एज ए ग्रीन, जंगल हमें हरे दिखाई देते हैं। ये सारा इसी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना काम करता है। उसके बाद देखिए, वाई डू द स्काई अपीयर क्लीन ब्लू, ये हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है आसमान? द एयर मोलिकुल्स एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ये बहुत से एयर मोलिकुल्स हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या है, विजिबल लाइट हो जाती है वेवलेंथ। सच पार्टिकल्स क्रिएट लाइट और शॉर्टर वेवलेंथ। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो छोटी वेवलेंथ को भी क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं। ब्लू मोर रिफ्रैक्टिव इफेक्टिव देन द लॉन्गर वेवलेंथ रेड, यानी कि रेड लाइट जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ब्लू ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से रेड लाइट को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उससे टकरा कर निकल जाती है, वहाँ पे ये स्क्रैच नहीं होती, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बट ब्लू लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल भी उसको स्क्रैच कर देते हैं, उसको बिखेर देते हैं। When sunlight passes through the atmosphere, the blue end of the spectrum is scattering more, जिसके कारण क्या है, ब्लू कलर जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। दिस एंटर्स आवर आई, और ये ब्लू कलर हमारी आंखों में आता है, जिसके कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब है सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें ये लाल क्यों दिखाई देता है सूरज? देखिए, द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड at sunrise and sunset because at the time most of the blue color present in the sunlight has been scattering out and away from the
away from our line of the sight, leaving behind mainly red color in the direct sunlight beam that reach our eyes। ये कह रहा है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में ब्लू कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रैट हो चुका होता है, तो जिसके कारण हमें सिर्फ रेड कलर ही बचता है स्क्रैट होने के लिए। एक और कारण है कि जब ये सनसेट और सनराइज होता है तो ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये डिस्टेंस कहें। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें ऑरेंज कलर का ही दिखाई देता है या येलो कलर का हमें दिखाई देता है। ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर रास्ते में ही स्क्रैट हो जाता है, हमारे तक नहीं पहुंच पाता। ये सनलाइट जैसे ही आती है यहाँ से, इस सनलाइट में ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होती है तो ये रास्ते में ही स्क्रैट हो जाता है। तो सिर्फ हमारे तक कौन सी लाइट पहुंच पाती है, हमारे तक सिर्फ रेड कलर की लाइट ही पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर का हमें दिखाई देता है क्योंकि ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू इसके कम है। ठीक है, मच लार्जर डिस्टेंस होने की वजह से मेनली रेड लाइट रीच अस, जी हाँ, और मेनली हमें हमारे तक सिर्फ लाल लाइट ही पहुंच पाती है, रेड लाइट ही पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक यू।